वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता माह हुकूमती अखराजात में कमी का ऐलान करते हुए बताया कि वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला किया है। माशाअल्लाह 2024 तक लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर जो है वो एक तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा है कि इन इक़दामात से 200 अरब रुपए का सालाना जो है वो बचत होगी। सुभान अल्लाह। बाज़ माहिरीन मईशत का ख्याल ये है कि ये नुमाइशी इक़दामात हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इतनी बड़ी मईशत के हवाले से। इसके साथ साथ हुकूमत ने अभी माजी में हमने देखा कुछ ही अरसा पहले 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ जो है वो आवाम पर लाद दिया है। इन्ना लिल्लाह। महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ रही है और अब मजीद 170 अरब रुपए भी इन्हीं से नचोड़े जाएंगे। अब मौजूदा वाली हालत में हमने ये सोचा कि हम ज़रा बात करें कि आमदनी और अखराजात में हमारे फ़र्क कितना है। पिछले 6 माह में हुकूमती आमदनी 4,698 अरब रुपए थी, जबकि अखराजात हमारे 6,380 अरब रुपए तक पहुँच गए थे। इसका मतलब ये है कि 1,680 अरब रुपए का खसारा पहले ही 6 माह में पैदा हो गया था। अब ये जो कौमी असम्बली से मंजूर किए गए बजट से 37% ये ज़्यादा है। अच्छा, अब इस सारे खसारे पर हम बात करेंगे और बेसिकली सेगमेंट करने का मुद्दा जो हमारा है वो ये है, ये नंबर इसलिए शेयर किए कि हम बात करना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की जो कॉस्ट्स हैं जो हमें पाकिस्तान को इनकर हो रही हैं वो कितनी हैं और वो दुनिया में दीगर ममालिक के साथ अगर कंपेयर की जाए तो वो हमारी ज़्यादा हैं या उनकी ज़्यादा हैं जो कि हमारे साइज़ के ममालिक हैं। बांग्लादेश हो गया, इंडिया खैर हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसी खित्ते में और दीगर दुनिया के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ SDBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुरैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। सर थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें कि हमारी हुकूमतों ने जो अखराजात अपने लिए मुख्तस किए हुए हैं वो कितने हैं और वो वहाँ कहाँ कहाँ ऐसे जो है वो बड़े खर्चे जिनको हम कह सकते हैं कि बड़े खर्चे हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा होता है। शुक्रिया अवैस और शिफा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके इस नए मॉर्निंग शो में, नए स्टाइल में। कुछ होते हैं लोग जिनकी वजह से जो अदारों की वजह से पहचाने जाते हैं, कुछ अदारे होते हैं जो लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं और आप दोनों माशाल्लाह वो हैं जिनकी वजह से अदारे पहचाने जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू एंडीवर। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद जब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अगर आप देखें तो हम हमेशा से जितना कमाते हैं उससे तकरीबन दुगने हमारे अखराजात होते हैं और यही वजह है कि हम IMF के चुंगल में और ये जो उधार लेने के चक्कर में हर वक्त वो कर्ज़ों के बोझ तले दबते रहते हैं। इस साल को भी देखें तो सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास टोटल जितनी इनकम इस बजट में थी उससे ज़्यादा हमें सूद के कर्ज़ों के सूद की अदायगी करनी है। यानी अगर मैं आपको राउंड फिगर देता हूँ कि अगर आपके पास 5 ट्रिलियन रुपए बचते हैं सूबों को देने के बाद तो 5.2 ट्रिलियन की हमें सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी और सूद है। तो इसको 4 Ds में कहता हूँ। पहला डी जो होता है वो डेट होता है कि डेट पेमेंट हर हुकूमत को करनी है, कुछ भी हो जाए आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते और आपको ये आपका मेजर चंक जो है, बल्कि अब तो ये हो गया कि 100% से भी ज़्यादा उधर जा रहा होता है। तो 1 जुलाई को जब हम माली साल का आगाज़ करते हैं तो अगर आप ये कर्ज़ों वाली रकम साइड पे कर दें तो उसका मतलब है कि आपको नए कर्ज़े लेने हैं बाकी 3 Ds पूरे करने के लिए। हमारा जो सेकंड डी है, सेकंड डी हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है। जाहिर है कि आप एक ऐसे खत्ते में हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात दरपेश हैं। वहाँ पे इस साल के बजट के मुताबिक हमें 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ वहाँ पे खर्च करने होते हैं। तो आपके पास मैं दोबारा बताता हूँ कि 5 रुपये आपकी जेब में है, 5 रुपये 20 पैसे आपने कर्ज़ों की अदायगी में देने हैं और 1.5 रुपये आपका डिफेंस में जाना है। तीसरा जो है वो फिर आपका आता है जो आपको गवर्नेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तनख्वाहें और पेंशन। अब ये एक ऐसा खर्चा है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ एक नया मॉन्स्टर बन रहा है, जो कि ये ख्याल किया जा रहा है कि डिफेंस से भी बढ़ जाएगा आइंदा चंद सालों में। हमारा इसका निस्फ जो है वो तनख्वाहें हैं और निस्फ जो है वो पेंशन है, जो कि हमारी अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो वहाँ पे पेंशन जो है वो कहीं ना कहीं पे उसको इन्वेस्ट किया होता है, उसके फंड्स बनाए होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती है। हमारे ये होता है कि एक पेंशन का लाभ उतना ही सिलसिला चल रहा है जिसको कि ना कहीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है
और चूँकि हमारे यहाँ जो वर्किंग एज है वो भी कम है, 60 साल की उम्र में घर भेज दिया जाता है। तो 550 अरब रुपए की हमारी तनख्वाहें हैं, 530 अरब की हमारी पेंशन है। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट आती है जो कि हर दफ़ा कट होता है। जो पहले 3 डीज हैं, आपका डेट रीपेमेंट, आपका डिफेंस और आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों वो एक्सपेंसेस हैं जिस पे कोई भी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कोई हुकूमत उसमें, ये नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स हैं। आपको तनख्वाहें देनी ही देनी है, आपको पेंशन पे करनी है, आपको डिफेंस पे लगाना है, आपको कर्जे वापस करने हैं। चौथा जो है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बेचारे पे सारा बोझ गिरता है। तो जहाँ पे अखराजात ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसी तनासब से डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर कट होते जाते हैं और आखिर पे ये निकलता है। और ये डेवलपमेंट है जो कि डायरेक्टली अवाम को के लिए होती है और नतीजा ये निकलता है कि अवाम बेचारे जो हैं वो बैठ के देख रहे होते हैं कि टैक्सेस जो है वो कहाँ गए और टैक्सेस इन 3 मदों में पूरे हो जाते हैं। और ये अगेन मैं दोहराता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक साल की कहानी नहीं। अगर आप पिछले 20-25 सालों के बजट उठा के देख लें तो हर साल के बजट में यही कहानी जो है वो दोहराई जा रही होती है। आपने इसको दूसरे ममालिक से मुवाज़ने की बात की, स्पेशली इंडिया की अगर आप बात करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे उसकी जीडीपी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा, वो दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत बन चुका है। वहाँ पे जो अखराजात सूबों को करने हैं वो अखराजात वफाक में नहीं होते। हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद हम डबल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं कि वही मिनिस्ट्रीज सूबों को डिवॉल्व कर दी और फिर उन्हीं के नाम बदल के हमने उनको वफाक में भी रख दिया। एग्रीकल्चर सूबे को दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी वफाक में रह गई। इन्वायरमेंट सूबे को दे दी, क्लाइमेट चेंज वफाक में रह गई। जो हेल्थ है वो सूबे को दे दी, हेल्थ रेगुलेशन जो है वो वफाक में रह गई। तो वो जो एक स्पिरिट थी 18वीं तरमीम की कि आप जो है उसको डिवॉल्व करें अपनी पावर को, वो बदकिस्मती से वो पावर उस तरह से डिवॉल्व होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर जो थे वफाक में तो फिर आइडियली इस डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद और ये फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आपका छोटी सी वफाकी हुकूमत होनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इस दफ़ा भी जो कैबिनेट है उसकी सेंचुरी पूरी होने पर। मिफ्ता साहब ये कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में हम ये बयानात सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि सारा पैसा NFC अवार्ड के बाद सूबों को चला जाता है, वफाक के पास रहता ही कुछ नहीं है, इसलिए भी हमारे खसारे जो हैं वो कम नहीं हो रहे। कुछ इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। जी, जाहिर है कि अगर आप 57% जो भी आप कलेक्ट करते हैं 57% आप सूबों को दे देते हैं तो फिर आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो अखराजात वफाक के पास ना हो। यानी वफाक जो है वो फिर डेट को देख के वो डिफेंस को देख रहा है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेवलपमेंट तो फिर वफाक के पास आइडियली नहीं होनी चाहिए अगर सूबे जो है वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। और अगर सूबे अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो फिर हमें इसको देखना होगा एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कि क्या वजह है कि आपकी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है वो क्यों हो रही है। एक ही काम को 2 हुकूमतें जो है वो क्यों करना चाह रही है। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो सूबे भी कर रहे हैं, वो वफाक भी कर रही है, हेल्थ सूबे भी कर रहे हैं, वफाक भी कर रही है। आपकी और बहुत से प्रोग्राम हैं जो कि सूबे भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो अगर आप इस बहस को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो 18वीं के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का शायद जवाब जो है वो नहीं रहता है, क्योंकि फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और स्पेशली जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है तो पुलिसिंग तो सूबे का काम है। तो फिर आपके पास वफाक में इतना बड़ा कार्डर जो है वो क्यों है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जो कि तजाद से हम उनको चैलेंज करने से गुरेज कर रहे हैं और अब वक्त की ज़रूरत है कि हम एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें कि कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। सही है, ठीक है। और वैसे तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो अभी हुकूमत ने बजट वो लगाया है, बजट में टैक्सेस लगाए हैं 170 अरब के, क्या इनको हम कहीं और से नहीं ले सकते, मतलब जमा कर सकते, एक्यूमुलेट कर सकते? इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही जो है वो एक फाइनल रास्ता है गवर्नमेंट के लिए कि अवामी टैक्स दे, कुछ और तरीका नहीं है? कहीं हम अपने अखराजात कम करें, कहीं से कोई कटौतियाँ करें? देखिए, ये तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इस वक्त तो हम हमारी मुआशी हालत जिस स्टेज पे है उसमें इधर आर का सवाल पैदा नहीं होता। आपको अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट करने हैं और आपको अपनी आमदनी भी बढ़ानी है। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई एक काम करे। आमदनी बढ़ाने के लिए अगेन जो एक शॉर्टकट हर हुकूमत इस्तेमाल करती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उससे हर हुकूमत जो है वो अवॉइड करती है और अगर होता भी है तो उन्हीं लोगों पर टैक्स आता है जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में है। आपके जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमेशा ही से टैक्स नेट से बाहर हैं,
दूसरी चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट कि सूबों का जो रोल है अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में, वो शायद उस तरीके से शायद नहीं, यकीनन उस तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ तो हैं, लेकिन जिस तरीके से सूबे अपनी टैक्सेशन खुद बढ़ा सकते हैं और ना सिर्फ ये कि अपने रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं बल्कि आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, वो होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर ये कलेक्शन जो है, टैक्सेशन जो है, ये लोकल लेवल पे आ जाए, लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट हो, यानी मुझे पता है कि मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो मेरे सेक्टर में इस्लामाबाद में स्पेंड हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेंड कर रही है, तो मुझे बड़ी खुशी से मैं टैक्स दे रहा हूँ कि अच्छा पार्क की लाइट लग गई है, ये सड़क ठीक हो गई है, ट्रैफिक लाइट ठीक हो गई है, ये जो मैन होल है इनके ढकने लग रहे हैं। लेकिन अगर सारा टैक्स कलेक्ट होके वो पता चलता है कि वो सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमत सूबा में जा रहा है, तो लोकल लेवल पर टैक्स क्यों दिया जाएगा? तो ये अगेन हमारा सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आबिद साहब हमारे साथ मौजूद